नमस्कार गजाधर जी, कैसे हैं आप? ठीक है। नमस्कार। गजाधर जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि लोग आपको गजाधर सिंह साइकिल यात्री क्यों कहते हैं? साइकिल यात्री उपनाम जो जोड़ा गया है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमने जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उस अधिकार को, लड़ाई की मांग को लेकर के, उस आयु की मांग को लेकर के हमने साइकिल यात्रा मतलब गली गली में जाने का निर्णय लिया कि लोगों से संपर्क किया जाए। तो गली गली में हम एक माध्यम, साइकिल ही एक ऐसा माध्यम है जो हर गली में जा सकता है, चाहे वह गली छोटी हो या बड़ी हो, कहीं भी हम साइकिल से जा सकते हैं। दूसरा है कि प्रदूषण मुक्त वातावरण भी होगा, हमारा वातावरण भी स्वच्छ होगा, यह भी संदेश देना चाहिए। हम साइकिल से गली गली जा करके आंदोलन को आगे बढ़ाएं, इसलिए जो है साइकिल यात्री का नाम जो है जोड़ दिया गया है। तो गजाधर जी, कई लोग आपको, अब मैं आपको गजाधर सिंह साइकिल यात्री ही कहूँगा, गजाधर जी अकेला नहीं कहूँगा। गजाधर सिंह साइकिल यात्री जी, आपको लोग वन मैन आर्मी और कुछ लोग तो आजकल आपको भगत सिंह तक कहते हैं, ऐसा क्यों होता है और कैसा महसूस करते हैं आप? सबसे पहले तो ये जो लोग गाते हैं उसकी वह अपनी खूबी है, वो लोग अपने अनुसार गाते हैं और एक प्रेरणा मिलती है हमें आगे बढ़ने की। लोगों के जो हम कार्य कर रहे हैं उससे हमें प्रेरणा खुशी मिलती है, लोग हमारे कामों को देख के और देते उनको हैं। जज्बा मिलता है लड़ने जी, का, प्रचार हमारे करने अंदर का। जो ऊर्जा। गजानन सिंह साइकिल यात्री जी, यानी कि भगत सिंह जी, आप इस लड़ाई से कैसे जुड़े और आपका उद्देश्य क्या है? इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमने जब हमारे ऊपर झूठे आरोप लगे, हमने जाकर के कोर्ट कचहरी का चक्कर किया तो देखा कि वहाँ पर हम नहीं, हमारे साथ में अनेकों लोग जो है इस झूठे मुकदमे में जो है छेड़छाड़, बलात्कार, दहेज, घरेलू जैसे झूठे मुकदमों में फंसे हुए हैं और जागरूकता के अभाव में, सिर्फ जागरूकता के अभाव में वो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और कई ऐसे भी लोग मिले हमें जो आपस में बातचीत करने के लिए कतराते हैं। तो हम एक मुहिम की शुरुआत की कि लोगों को बताना, कि जागरूकता फैलाना, इस ओर भी ध्यान दिया जाए, इस ओर भी आवाज़ उठाया जाए और अधिक से अधिक आवाज़ उठाएंगे तभी जाकर के जो है यह झूठे मुकदमे, झूठे आरोप नहीं लगेंगे। तो गजानन सिंह साइकिल यात्री जी, आपका कहना यह है कि लोगों के ऊपर ये मुकदमे लग जाते हैं झूठे, पत्नियां लगा देती हैं, औरतें लगा देती हैं, छेड़खानी के, बलात्कार के, दहेज प्रताड़ना के, तो बेचारे शर्म में अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। जी हाँ, शर्म इतनी हो जाती है कि वह जो है ना घर से बाहर नहीं निकलते हैं। उसके दोस्त जब दोस्तों को पता लगता है, धीरे धीरे वह दोस्ती छोड़ देता है। कई ऐसे रिश्ते होते हैं वो छोड़ देता है, धीरे धीरे वह अपने रूमों में कैद एक प्रकार से कैद हो जाता है। और कई ऐसे भी लोग होते हैं जो कि आत्महत्या तक कर लेते हैं और करने की सोचें। कई बार हमारे मन में भी ऐसा आया, लेकिन हमने अपने आप को संभाला। गजानन जी, ये तो हम समाज में अक्सर देखते हैं, अखबारों में हम अक्सर पढ़ते हैं कि किसी के ऊपर झूठा मुकदमा लगा, उस बेचारे ने आत्महत्या कर ली। उनके जो परिवार हैं वो बेचारे किसके सहारे रह जाते हैं उसके बाद? लोगों को तो ऐसा करना नहीं चाहिए, आत्महत्या तो नहीं करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? जहाँ तक आत्महत्या का सवाल है, आत्महत्या सबसे पहले तो बुज़दिली है। अपने आप को नाकाम साबित करने के लिए आत्महत्या करते हैं। मेरा कहना है कि आप आत्महत्या मत कीजिए। अगर आपका ऊपर जो आरोप लगा है आपके ऊपर, उसको झूठा साबित करने के लिए तब तक प्रयास कीजिए जब तक आप उस आरोप से मुक्त नहीं हो जाते, उस आरोप को झूठा साबित नहीं कर देते, तब तक आप प्रयास कीजिए। आत्महत्या कर लेना कोई भी जंग की जीतने बराबर नहीं है, वह तो आपको और हराता है। हमारे सुनने में आया गजानन जी कि जब तक कोई झूठे मुकदमे में फंसा हुआ आदमी आत्महत्या नहीं कर लेता, समाज उसको बेगुनाह मानने को ही तैयार नहीं होता। हम इसी सोच को बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। समाज के सोच को जो है बदलाव लाने के लिए ही गली गली जा कर के लोगों को बता रहे हैं कि आपके मोहल्ले में जो व्यक्ति झूठे आरोप से प्रताड़ित हो रहा है उसे आप सहयोग कीजिए, उसका साथ दीजिए। वह व्यक्ति मुजरिम नहीं है, बल्कि अभी उसके ऊपर आरोप लगे हैं, साबित नहीं हुआ। तो
तो गजानन जी ऐसा क्या कारण है कि क्यों ऐसा समाज के अंदर एक भ्रम फैला हुआ है कि अगर आपके ऊपर एक झूठा मुकदमा हो गया 498 यानी कि दहेज प्रताड़ना का या घरेलू हिंसा का या कुछ और ऐसा मुकदमा बलात्कार या छेड़छाड़ का, तो आपके पास बचने का कोई साधन नहीं है। आप मारे जाओगे, आपको फांसी हो जाएगी, आपको जेल हो जाएगी, आपके माता पिता जेल में सड़ेंगे, आपकी नौकरी चली जाएगी। ऐसा भ्रम क्यों फैला हुआ है समाज में? यह जागरूकता का, सिर्फ जागरूकता का अभाव है, ज्ञान का अभाव है। क्योंकि हम लोग पढ़ाई करते हैं, मैट्रिक इंटर हर विषय में पढ़ाई करते हैं, लेकिन इस विषय में जो है ना पढ़ाई नहीं करते हैं। कानून की भाषा भी पढ़नी चाहिए हमें। क्या जागरूकता अगर होगा तो जीत होती है, लेकिन उसमें समय लग जाता है, सालों साल बर्बाद हो जाता है, तब जाकर के जीत होती है। इस चीज़ को जागरूकता जब बढ़ाएंगे तो ये लोगों की भ्रांति धीरे धीरे मिट जाएगी। मैंने देखा गजानन जी, कई बार टीवी पे भी हम देखते हैं, लोगों से भी सुनते हैं हम अक्सर, बेटा जेल में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा लग गया या दहेज हत्या का मुकदमा लग गया। पहले तो हमने भी सुना था कि दहेज हत्याएँ होती हैं, स्टोव फट जाते थे, दहेज हत्या मान ली जाती थी। अब तो माहौल बदल चुका है, दहेज का इतना मामला रहा नहीं समाज में। लेकिन मैं देखता हूँ जब समाज के अंदर कि बुजुर्ग माता पिता अदालतों में धक्के खा रहे होते हैं, वो बेचारे जिनके हाथ पैर में इतनी ताकत भी नहीं है कि वो बिना सीढ़ी की रेलिंग पकड़े हुए अदालत के कमरे तक जा पाएँ, तो बहुत तरस सा आता है। ये सरकार को नहीं दिखाई पड़ता, ये अदालतों को दिखाई नहीं पड़ता क्या? कि सरकार को, अदालतों को जहाँ तक बात होती है, सरकार जो है, हम लोग एकजुट होकर के आवाज़ नहीं उठाते हैं। इस वजह से सरकार इस ओर जानते हुए भी अनजान बन रहा है। क्योंकि हम जब तक एकजुट होकर के मिलकर के आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक इसमें बदलाव नहीं आएगा। रही बात अदालत की, तो अदालत जो है सिर्फ गवाहों और सबूतों, गवाहों और सबूतों के आधार पर जो है निर्णय लेता है। वह जानते हुए भी, क्योंकि उसके निर्णय जो देना है, जो सबूत है, जो गवाह है, उसी के आधार पर उसको निर्णय देना है। गजानन सिंह जी, कई बार हमने ऐसा भी सुना है कि बेचारा एक सब्जी वाला है, एक रिक्शा खींचने वाला है, जिसको महीने में 5,000, 8,000, 10,000 रुपया मिलता है, कमा पाता है वो रोज़ मेहनत करके, बेलदारी करके। उसकी बीवी ने उसके ऊपर मुकदमा लगा दिया, जाके कोर्ट में वो कह देती है कि मेरे पति की तो आमदनी 20,000 रुपया है या 30,000 रुपया है, और अदालत उसको मौका ही नहीं देती सुनने का कि आप अपनी सफाई पेश करो, या उस लड़की को ये नहीं कहते कि आप साबित करो, और उस आदमी के ऊपर जो एक मनचाहा मेंटेनेंस, जिसको इंटरिम मेंटेनेंस कहा जाता है आजकल समाज कोर्ट की भाषा में, वो बांध दिया जाता है हज़ारों रुपया। या तो वो आदमी खा ले या वो आदमी उस औरत को बकाया पैसा दे दे। देखिए, जहाँ तक आपको जो बताया कि उसके सुनने का मौका नहीं दिया जाता, सुनने का मौका दिया जाता है, लेकिन हम लोगों के बीच होता क्या है कि जब वो महिला केस अपने पति पर करती है तो कई सारे नोटिस जो है ना दबा दिया जाता है, पैसे दे करके उस नोटिस को समय पर पहुंचने नहीं दिया जाता। अदालत में नियम है, पहला नोटिस आपको दिया कि इस स्थिति को आप आकर के अपना बयान रखिए, आपके ऊपर आपके पत्नी ने खर्चे का केस डाला है, इतना रुपया का मांग के आपको जो कहना है आके कहिए। तो समय के समय अगर नोटिस पहुंच जाता और समय अगर जवाब दिया जाए तो उस पर जरूर प्रतिक्रिया सूचना चिंतन होती है। लेकिन समय पे जो नोटिस नहीं पहुंचता है और समय पे व्यक्ति जाकर के जानकारी के अभाव में नहीं देते हैं, कई ऐसे भी वकील होते हैं, लोग होते हैं कि वाले डेट पे मत जाओ, उसे परेशान होने दो, उसके बाद जाना। तो ऐसे लोगों को से कहना चाहते हैं नहीं, आपको जैसे ही पता लगता है कि आपके ऊपर केस हुआ है, आप अगले तारीख में उस केस में जाइए और अपना जो भी बात है अपने से या अपने वकील के माध्यम से कहिए, आपकी बातों पर विचार किया जाएगा। और होता भी है, कई केसों में ऐसा विचार किया भी जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो प्रूफ, जो साबित करना था महिला को, वह धीरे धीरे वह विलुप्त होते जा रहा है। जो कानून में कहा गया कि अगर आप कुछ कहते हैं तो आपको साबित करना होगा, वह चीज़ धीरे धीरे जो है बदलाव होकर के विलुप्त हो गया है। उससे हम बाहर निकालना है कि वह अगर कह रही है 20,000 रुपया महीना कमा रही है तो वह साबित करे।
इसके लिए आपको फर्स्ट तारीख पे ही आना होगा, समय पे ही आना होगा, तभी जाकर के सुनवाई होती है, लेकिन बहुत कम होती है। साइकिल यात्री जी, मैंने अक्सर देखा है, सुना है, पढ़ा है अखबारों के अंदर कि लड़कियां जो है दहेज के मुकदमे लगा देती हैं और उनकी सबकी भाषा लगभग एक सी ही होती है कि मेरे पिता ने जो है मेरे शादी में खर्चा वो किया, कर्जा लेके खर्चा किया, मैं शादी के बाद से ही मुझे जो है अलग कमरे में बंद रखा जाता था, मायके वालों से बात नहीं करने दी जाती थी, बड़ी गाड़ी की मांग की जाती थी। ये मुझे बड़ी गाड़ी का जो विषय ये समझ में नहीं आता, क्या वो ट्रक मांगता है वो बेचारा दूल्हा, या बस मांगता है, या कोई ट्रेन मांगता है? सबकी भाषा एक ही क्यों होती है इनकी? देखिए, इस विषय में सबकी भाषा जो एक होती है, इस विषय में कहना चाहेंगे, जो भी आजकल केस दर्ज हो रहे हैं परिवार न्यायालय में, वह महिला के माध्यम से हो रहा है, महिला करती है, लेकिन वकील के माध्यम से होता है और वकील के पास एक ड्राफ्ट पड़ा होता है। वह ड्राफ्ट जैसे ही महिला पहुंचता है तो उसे एक आधार कार्ड लिया जाता है और पति का नाम क्या है, घर पता पूछा जाता है, आपका क्या नाम है, बस हमको केस, महिला कहती है हमको केस करना है पति पर, ठीक है जी कोई बात नहीं, आपका पति कितना कमाता है, इतना कमाता है, बस। उसके बाद जो है ना सारे जो मैटर होते हैं सब वही रहता है, सिर्फ नाम पता एड्रेस चेंज किया और उसको फाइल कर दिया जाता है। कई केसों में मिलता जुलता आपको लगभग मिल जाएगा। इसके बाद गजाधर सिंह साइकिल यात्री जी, मैंने सुना है कि इसके बाद FIR होने के बाद या शिकायत दर्ज होने के बाद जो दूल्हा है या जो पति है उसको और उसके परिवार को महिला थाने में बड़ा प्रताड़ित किया जाता है। ना वहाँ पे कोई कैमरा है, लोगों का कहना है, वहाँ उनसे बदतमीजी भी की जाती है। तो क्या आप समझते हैं कि महिला आयोग को वहाँ पे कैमरे लगाने चाहिए जिससे कि एक पारदर्शिता आ जाए उस सारे प्रक्रिया के अंदर? इस कैमरा को तो सबसे पहले ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे जो है कई बार सुना गया है, वहाँ पर जो सेटलमेंट की भी बात होती है, वहाँ पर लड़की कुछ कहता है, लड़का कुछ कहता है, उसकी कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है। एक रिकॉर्ड मेंटेन होनी चाहिए, CCTV कैमरा लगाया जाना चाहिए। और मैं उन लोगों को कहना, जिसको भी महिला आयोग से, महिला थाना से फोन आता है, तो आप पहली बार जाइए और आपके ऊपर जो शिकायत हुआ है उसकी कॉपी उससे मांग कीजिए। उस किस डेट में शिकायत हुआ, किसके नाम से शिकायत हुआ, इसकी जानकारी पूरी लीजिए, उसकी कॉपी आप ऊपर कीजिए। अगर कॉपी नहीं मिलता है तो आप सिर्फ डेट, तारीख और किसके नाम से पत्र लिखा गया इसको नोट कर लीजिए और उसको जो है ना आप कह दीजिए, हम जो भी आपका कहना है उसको कह करके वापस आ जाइए, आपको फिर दोबारा डेट दिया जाएगा। घर आकर के आप जो है आपने जो वहाँ कहा था वही चीज लिखित रूप से उस अधिकारी पदाधिकारी के नाम से एक पत्र लिखिए और उसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए उस पदाधिकारी को जो जिसके नाम से वो पत्र लिखा गया था और उसके उच्च पदाधिकारी को, कानून मंत्री को, कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो भी कहना था आप वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो जब आप वह लेटर भेजेंगे तो आपका लेटर उस लेटर के साथ में जुड़ जाएगा, आपका बयान जुड़ जाएगा। उसके बाद फिर जो है अगर आप दोबारा जाना चाहते हैं जाइए, दोबारा नहीं जाना चाहते तो मत जाइए। यानी कि आपका कहना यह है कि अगर आप महिला थाने गए हैं तो और महिला थाने में जो आपने बात कही है, जो बात अपना विषय रखा है, अपना जो पक्ष रखा है, बाद में उसके अंदर कोई रद्दो बदल ना हो सके, कोई बदलाव ना कर सके कोई भी आदमी किसी भी प्रभाव में या किसी लालच में, इसलिए वो सारी चीज़ें हमको जो है लिखित तौर पे उस पदाधिकारी को और संबंधित अधिकारियों को दे देनी चाहिए। लिखित तौर पे देने से क्या होगा, आपको बार बार वह पदाधिकारी बुला नहीं सकता। ठीक है। बार बार टॉर्चर उस बात के लिए कि हाँ आप आ जाइए, आप आ जाइए, क्योंकि लिखित आप दे चुके होंगे ना, तो उसके पास लिखित है, दोबारा किस काम के लिए आपके पास बुलाएगा ही नहीं। ये गजाधर सिंह जी, मैंने देखा है कि कई बार आपके बारे में भी मैंने सुना है, साइकिल के ऊपर आप कहीं सब्जी मंडी में खड़े होते हैं, कभी आप कॉलेज में खड़े होते हैं, कॉलेजों के बाहर, कभी स्कूलों के बाहर, कभी बस स्टैंड पे आपका देखा है मैंने। एक बार तो मुझे मेरे एक पहचान के दोस्त ने आपकी एक फ़ोटो भेजी, उसमें आप कालका जी गोल चक्कर के आसपास कहीं माइक लेके अकेले खड़े हुए हैं, पर्चे बांट रहे थे अपनी साइकिल के ऊपर ही। ये जो आप साइकिल चलाते हैं
ये जब साइकिल चलाते हैं तो इसके पीछे आपने एक काफ़ी बड़ा सा एक बॉक्स टाइप का बना रखा है, लगभग 3 बाई 3 फुट का। वो जब हवा चलती है तो आपको दिक्कत नहीं होती साइकिल चलाने में? देखिए, हवा चलती है, दिक्कत तो होती है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें दिक्कत ना हो। हमें अगर कुछ करना है तो कुछ दिक्कतें तो झेलना ही पड़ेगा। अगर कुछ नया करना है तो परेशानी आएगा ही आएगा। मैं एक बार कुछ दोस्तों के साथ लोधी कॉलोनी से आ रहा था। मैंने खुद आपको कालका जी मंदिर के पास देखा। नहीं, पहले मैंने आपको देखा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास। मैं बारापुला से पार होके ओखला से होता हुआ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से मैं आया गाड़ी से। मैंने फिर आपको कालका जी मंदिर पे देखा। आप इतनी जल्दी साइकिल चला के पहुँच कैसे जाते हो ऐसे? जहाँ हमारी कार की रफ्तार कम हो जाती है वहाँ पर इतनी जल्दी जल्दी पहुँच कैसे लेते? देखिए, सबसे इसके लिए जो है कि आपको ध्यान देना चाहते हैं। दिल्ली में इतनी सारी ट्रैफिक है और जब आप 4 पहिया वाहन से जाते हैं तो आपको हर जगह रुक रुक के आना पड़ता है। और हमारी साइकिल जो है वह चलती रहती है, छोटी सी भी जगह से निकलते हुए चली जाती है और हम अपनी रफ्तार को निरंतर रखते हैं। आपने खरगोश और मैं माफी चाहता हूँ आपकी बात काटने के लिए। अपने मुझे तो ये लगता है कि आपके साथ आपके लोग जो हैं उनका आशीर्वाद है, शायद वो आपकी रफ्तार बढ़ाता है। ये आपने बहुत अच्छा कहा। जो लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, जो लोग प्रोत्साहित करते हैं, वह वास्तव में हमारे अंदर वो ऊर्जा होती है और कार्य करने के लिए प्रेरित होता है और हम उसी रफ्तार से इसको जो है ना आगे बढ़ाते रहते हैं। जैसे लोग आपको गजाधर सिंह साइकिल यात्री के साथ साथ भगत सिंह भी कहते हैं, वन मैन आर्मी भी कहते हैं। ऐसे ही एक आंदोलन में काफ़ी बुजुर्ग से सज्जन हैं, श्री रामनाथ जी, एक्स फौजी हैं। लोग उनको गांधी जी भी कहते हैं। ऐसा क्या है उनमें गांधी जी? मैंने अक्सर उनकी फोटो में देखी है, वो चरखा लेके पूरे देश भर में, वो आप भी कई दफ़े मुझे देखा, मैंने आप उनके साथ घूमते रहते हैं, कभी कलकत्ता में, कभी लखनऊ में, कभी पटना में। कैसे आप लोग ये सारी व्यवस्थाएं कर लेते हैं? कोई संगठन है आपका? कुछ लोग आपको पैसा देते हैं क्या इन सब कामों के लिए, या ये सब आप लोग अपनी जेब से करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी संगठन की जो बात आपने कही, जी हाँ, हमारा जो है एक संगठन भी है, पुरुष आयोग समन्वय समिति। ये संगठन है और यह कई एनजीओ ग्रुप से मिल करके जो है ना संगठित हुआ है। और यह संगठन जो है पुरुष आयोग समन्वय समिति जो है कई सारे शहरों में जुड़ा हुआ है और जगह जगह पर जाकर के हम लोगों को जागरूक करते हैं। हस्ताक्षर अभियान भी चलाए हुए हैं हमने और जगह जगह जाकर के लोगों को जागरूक करते हैं। हमारे आंदोलन में जुड़िए, वो पुरुषों के लिए आवाज़ उठाइए, पुरुषों के खिलाफ जो ये झूठे आरोप लग रहे हैं उसके लिए आवाज़ उठाइए। हम लोग जो है अपने खर्च पे जाते हैं, किसी से पैसे की जो बात कर रहे हैं, आप किसी से पैसे का डिमांड नहीं करते, वह खुद अपने पैसे से। तो गजाधर जी, जैसे आप लोग इतनी दूर दूर जाते हैं, आप लोगों को रहने की, खाने की समस्याएं भी होती होंगी, या आपके जो साथ के लोग हैं वही आपस में खाना आपने घर में तय कर लिया कि भाई आज इसके घर खाएंगे, उसके घर खाएंगे, ऐसा कुछ व्यवस्था? ये आपस में जो है ना तय करते हैं। हाँ। आपस में मिलजुल करके जो है ना आपस। एक सवाल बीच में मेरा महत्वपूर्ण छूट गया संगठनों के बारे में। क्या कलकत्ता से लेके महाराष्ट्र तक आपके, और जम्मू से लेके तमिलनाडु तक सब जगह आपके संगठन में? जी हाँ, भारत के ऐसे कई सारे राज्य हैं। अब सिर्फ गिनने में जो है ना मुश्किल से वही 1-2 राज्य बचे होंगे जहाँ पर कि हमारी नहीं पहुँच होगी। बाकी सभी राज्यों में हमारी जो है ना पहुँच हो चुकी है, लोग मिल चुके हैं और हर आंदोलन में वो लोग आते हैं। समय समय पर हम लोग आंदोलन करते आते हैं। अब जैसे हम महाराष्ट्र का जिक्र करें तो महाराष्ट्र में आपका ऐसा कौन सा संगठन है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, जिससे अगर कल को हमें ज़रूरत पड़े महाराष्ट्र में तो कौन है वहाँ वो व्यक्ति जिससे हम संपर्क करें वहाँ पे? या कलकत्ता में ऐसा कौन आदमी है? कलकत्ता में है गौरव कुमार है, जी, जिससे आप संपर्क कर सकते हैं। महाराष्ट्र में नरेंद्र जी हैं, नरेंद्र वागड़े, ऐसी नरेंद्र पोलाडे नरेंद्र पोलाडे नाम है, उससे आप जुड़ सकते हैं। संतोष शिंदे, एक सुना है संतोष शिंदे जो हैं, जिनकी पुरुष हक का संरक्षण समिति है, ये देश की सबसे पुरानी एनजीओ है जो पुरुषों के अधिकारों के लिए लड़ रही है। ये भी आप ही के साथ है? जी हाँ, ये भी हमारे साथ मिल चुके हैं
और हमारे साथ मिलकर के काम लोग कार्य। एक मैंने सरदार जी को देखा है, बड़े क्रांतिकारी तरीके से भाषण देते हैं। वो नाम तो उनका शायद जोगी जी। जोगिंदर सिंह योगी जी जो पंजाब के रहने वाले हैं, अच्छा। वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो तो बड़े क्रांतिकारी अंदाज में भाषण देते हैं। कुछ महिलाएं भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं। एक वो लखनऊ से हैं, शायद डॉक्टर इंदु सुभाष। जी हाँ, वो तो पीएचडी हैं। वो कैसे आपके साथ जुड़ गई? उनके साथ क्या घटना ऐसी घट गई? देखिए, आजकल अन्याय जो है ना बढ़ते जाता जा रहा है। कई लोगों का ये भी सबसे बड़ी बात सोच ये है कि गलत का देखना, गलत करने वालों से ज़्यादा गुनाह होता है। तो इस चीज़ को देखते हुए देखा कि उन्होंने भी देखा कि नहीं, वास्तव में पुरुष के साथ गलत हो रहा है, झूठे आरोप लग रहा है, तो उसके लिए आवाज़ को बुलंद करने के लिए वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उसकी जैसी इंदु सुभाष, डॉक्टर इंदु सुभाष जी के जैसा कई ऐसी महिलाएं जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। कुछ ऐसे लोगों के नाम बताएं गजानन जी। जी हाँ, रेखा रानी जी हैं, वहीं से लखनऊ से ही हैं जी। उसके बाद महिमा में निरत्ता जी हैं। ऐसे कई सारे हैं। और एक बरखा तिरान जी हैं, दीपिका नारायण भारद्वाज जी हैं। कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो गजानन जी, मतलब आपको जो महिलाओं से भी उतना ही सहयोग मिल रहा है? ऐसा नहीं है कि आप लोग महिलाओं के खिलाफ चूंकि लड़ रहे हैं तो महिलाएं आपके साथ नहीं है, महिलाएं भी आपके साथ काम कर रही जी, हैं? मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैं महिला के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ जी। मैं उस दुष्ट महिलाओं के खिलाफ लड़ रहा हूँ जो पुरुषों पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। मैं सभी महिलाओं के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ। जी। अगर मैं महिलाओं के खिलाफ लड़ता तो महिलाएं हमारे साथ नहीं खड़ी होती, बल्कि वो दुष्ट महिलाएं जो झूठे आरोप लगा करके, जो महिला सशक्तिकरण के नाम पर बनाए हुए कानून हैं, उसका दुरुपयोग करके, वास्तव में महिला के सशक्तिकरण के लिए कानून बनाएगा तो महिला की सुरक्षा हो, उसका दुरुपयोग करके आजकल पुरुषों पर जो है झूठे आरोप लगा रही है, छेड़छाड़, बलात्कार, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा जैसे। उसके लिए हम लोग विरोध करते हैं। उसमें बदलाव, जो पुरुष विरोधी कानून है उसमें बदलाव लाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। गजानन जी, अभी बीच कल परसों के अंदर दो घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी जिसको कहना चाहिए दुखद घटी। गुड़गांव में एक बच्चे के ऊपर किसी लड़की ने कोई पुराना एक एलिगेशन लगा दिया। उस लड़के ने आत्महत्या कर ली, शायद मर गया वो बेचारा 7वीं मंजिल से कूद के। स्कूल का बच्चा था, नाबालिग। और दूसरी एक अलग घटना थी जिसके अंदर बॉयज़ लॉकर रूम, जिसको नाम दिया गया। बॉयज़ लॉकर रूम के अंदर हमने सुना कि कुछ लड़कियों ने बीच में टांग अड़ा के अपने ही दोस्त के कैरेक्टर को वेरीफाई करने के लिए कि वो कैसे कैरेक्टर का है, कुछ गैंग रेप की बात करी या कुछ रेप की बात करी उसके अंदर, जिसको कि उस ग्रुप के बच्चों ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। लेकिन उन बच्चों के ऊपर एक शायद नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया गया, दूसरे को कस्टडी ले लिया गया। 20-25 दूसरे लोग हैं जिनके मोबाइल छीन के रख लिए गए, लेकिन उस लड़की के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये कह दिया गया कि जी वो नासमझ है, नाबालिग है। नाबालिग तो वो बच्चा भी है जिसको आपने बाल सुधार गृह भेज दिया। देखिए, इसके लिए जो है आप इस घटना में जो सबसे मुख्य है कि कोई भी घटना का जो है ना, आपके पीछे कौन खड़ा होता है उसका भी एक असर होता है। इस घटना के पीछे महिला आयोग का अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी खड़ी हुई। उन्होंने खुद ही से एक लेटर लेकर के इस घटना की जांच की आग्रह किया था, जिसमें कि पूरी जांच हुई और सिर्फ लड़के के ऊपर कार्रवाई हुआ और जांच में आया जो दोषी लड़की है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। उस लड़की के ऊपर तभी कार्रवाई होगा जब तक कि हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे। अभी जैसे ये आवाज़ उठी ट्विटर के ऊपर, बहुत बड़ा अभियान चला आप लोगों का, उसमें अभी आपने एक महिला का नाम लिया, बरखा तिरान मैडम का। उन्होंने कोई कमेंट डाला, उसके खिलाफ वो आम आदमी पार्टी के सारे लोग इकट्ठे हो गए, उनको भाजपा का एजेंट घोषित कर दिया, उनके बारे में अपशब्द लिखे। ये महिला आयोग की अध्यक्ष होने के बावजूद ये एक महिला के खिलाफ ऐसी बात कैसे लिख सकती हैं स्वाति मालीवाल? देखिए, सबसे पहले बात गलत महिला स्वाति मालीवाल जो है महिला अध्यक्ष हैं, गलत चीज़ को गलत
कर रही हैं, वह चीज़ को बदलाव होनी चाहिए, लेकिन यह चीज़ एक पक्षीय, सिर्फ उसको एक पक्षीय देखा जा रहा है। यहाँ गजादा जी मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, ये जो अभी दोनों विषय हुए, अलग अलग हुए, आप लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट के एक जज वो अपना वकील साहब भी हैं, एपी सिंह साहब, वो भी पुरुष आयोग की मांग उठा रहे हैं। इससे पहले कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, जैसे महाराष्ट्र की वो गवित बहनें हैं जिन्होंने 40-42 बच्चों का किडनैप किया, उनकी फांसी भी तय हो चुकी, राष्ट्रपति से उनका वो भी हो गया, क्या नाम, अपील भी खारिज हो गई। इंदौर में एक लड़की थी जिसने 3 पीढ़ियां ख़त्म कर दी। उसके अलावा अमरोहा की एक लड़की थी, उसने भी ऐसा किया, और तमाम ऐसे घटनाएं होती हैं। एक असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट थे जनपैक्ट के, स्वरूप राज, उनको भी सुसाइड करनी पड़ गई। इन महिलाओं को जो इनको मजबूर कर देती हैं आत्महत्या करने के लिए, सज़ा क्यों नहीं होती? तो महिलाएं की बात करें, सज़ा की बात कर रहे हैं, सज़ा हो भी गई है, उसको सज़ा जो है फांसी की सज़ा सुनाया भी गया, लेकिन फांसी अभी तक नहीं पड़ा है, क्योंकि उसके पीछे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आपने भी एक फांसी अभी जो 3-4 लोगों को दिया गया था, निर्भया कांड के दोषियों को सज़ा दी गई थी, तो वह सिर्फ सज़ा इसलिए दिया गया था, इतनी जल्दी फांसी उसको इसलिए दिया गया था क्योंकि यह लोगों की आवाज़ बन गया था। आज हमें जागना होगा, नींद से उठना होगा और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना होगा। कुछ महिला को भी फांसी मिलनी चाहिए जो 40-40 बच्चों का कत्ल कर चुकी है, 3-3 पीढ़ियों का कत्ल कर चुकी है। तभी जाकर के ये बदलाव होगा और महिलाएं झूठे केस करने से, झूठे आरोप लगाने से या और कोई अपराध करने से कतराएगी। गजादा सिंह साइकिल यात्री जी, एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा, ये अभी आपने एक बात कही कि बदलाव होना चाहिए, क्या क्या बदलाव की मांग है आपकी? जो मांग है, ये जो पुरुष विरोधी कानून है, छेड़छाड़, बलात्कार, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, यह जो एक पक्षीय कानून है, इसमें बदलाव होनी चाहिए और पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए। जब मानव आयोग के रहते महिला आयोग का गठन हो सकता है, तो पुरुष आयोग का भी गठन होना चाहिए और कानून जो है पुरुष मंत्रालय बनना चाहिए, इसका अपना एक कानून हो, अधिकार संपन्न पुरुष आयोग का गठन हो। गजादा जी, चलते चलते एक सवाल तो बहुत सारे हैं आपके लिए, शायद ख़त्म नहीं होंगे, समय की कमी भी हो जाएगी। एक सवाल ये है कि आप इन मांगों को सरकार तक कैसे पहुंचाते हैं? इस मांगों को जो है सरकार को पत्र लिख करके, पोस्ट कार्ड अभियान हो गया या धरना प्रदर्शन के द्वारा, मेल के द्वारा, इस मांगों को लगातार जो है प्रयास में लगे हुए हैं और पहुंचा रहे हैं। लेकिन हमारी संख्या जो है जितनी होनी चाहिए, आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, तभी जाकर के सरकार के कानों में जुड़े हुए। तो अभी तक लोगों में एकजुटता की थोड़ा सा कमी है, जो कि अभी तक हुआ नहीं। मैं लोगों को आपके इस सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि आप लोग आगे आइए और इस मुहिम को सफल। बीच में बात कर दी, क्या कहना चाहते थे आप? ये जो है हम अपनी आवाज़ को जो है पोस्ट कार्ड अभियान चलाए हुए हैं, धरना प्रदर्शन करके जो है ना सरकार तक आवाज़ पहुंचाते हैं, मेल के द्वारा भी पहुंचाते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोग हमारा समर्थन कीजिए, आप लोग आवाज़ उठाइए, साथ दीजिए, तभी हमारा यह मिशन जो है पुरुष आयोग की मांग को लेकर के अधिकार संपन्न पुरुष आयोग की गठन की मांग जो है वह सफल हो पाएगा। तो भगत सिंह जी यानी कि गजादा सिंह साइकिल यात्री जी, वो वन मैन आदमी, गांधी जी भी हैं आपके आंदोलन में, भगत सिंह जी भी हैं, कोई शास्त्री जी भी हैं क्या आपके आंदोलन में? शास्त्री जी भी हैं, गणेश महेंद्र दत्ता जी हैं। वो कहाँ रहते हैं? वो फरीदाबाद। उनको शास्त्री जी क्यों कहा जाता है?
देखिए जी, कोई भी के आंदोलन शुरुआत करते हैं तो कोई उपनाम, कई लोग होते हैं उपनाम दे दिया जाता है। तो बस हमारे मुझे किसी ने जिक्र किया हंसी मजाक के अंदर कि वो कद में बहुत छोटे हैं, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है वो कुछ, इसलिए उनको शास्त्री जी कहा जाता है। जी हाँ, कई सारे ऐसे आंदोलन होते हैं तो एक दूसरे की तुलना की जाती है कि ये किस तरह से आंदोलन में कितना भाग लिया जा रहा है, उसके कद काठी से भी। अब आप जैसे कि आप भगत सिंह कर रहे हैं तो हमारी उम्र जो है कुछ मिलता जुलता है। अब रामनाथ दास जी को गांधी जी कह रहे हैं, अगर हमें कोई गांधी जी कहे और उसको भगत सिंह कहे तो ये पूरा छजेगा। लेकिन रामनाथ दास जी तो बिल्कुल गांधी जी लगते हैं, वो तो चलते फिरते भी ऐसे ही हैं बिल्कुल। वो हमारे आज इस आंदोलन के जो है, पुरुष अधिकार आंदोलन के जो है, वह एक गांधी जी के ही स्वरूप है। गजाधर जी बहुत बहुत धन्यवाद। गजाधर सिंह साइकिल यात्री और भगत सिंह जी और वन मैन आर्मी उस पुरुष आयोग के महान योद्धा, आपका हार्दिक धन्यवाद। हम चाहेंगे आपसे आगे भी मुलाकात होती रहे, आपसे ऐसे ही वीडियो बनते रहें और लोगों तक हम आपकी जानकारी पहुंचाते रहें। लोगों से अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग इस आंदोलन से जुड़ें। आप भले ही आज प्रताड़ित नहीं हैं, कल को आप भी प्रताड़ित हो सकते हैं इस आंदोलन, इन झूठे मुकदमों से। आप नहीं होंगे, आपके परिवार का कोई आदमी हो सकता है, आपके पास पड़ोस का कोई हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, और भगवान ना करे कल को अगर आपके बेटे के ऊपर ये इल्ज़ाम लग गया तो आप फिर सारी ज़िंदगी अदालतों में कांपते हाथों से रेलिंग पकड़ के लड़खड़ाते कदमों से अदालतों में चक्कर काटेंगे आप लोग। तो सबसे प्रार्थना है अधिक से अधिक आंदोलनों में साथ दें, भाग लें। गजाधर सिंह साइकिल यात्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। कोई और एक संदेश आप लोगों के लिए देना चाहें? जी हाँ, नमस्कार। संदेश है, आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे मुहिम के साथ अधिक से अधिक जुड़े हैं, तभी हमारा यह मुहिम सफल हो सकती है। आज जहां हम हैं, कल कोई आपका अपना होगा, बेटा, पिता या पति होगा। जी हाँ, सिर्फ आपका पति भी हो सकता है। ये नहीं कि महिलाएं पति पर आरोप लगा सकती है तो आप प्रताड़ित नहीं होते हैं। आपको पति भी आपका इस आरोप से आरोपित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद गजाधर जी आपका। जी नमस्कार। नमस्कार।